वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में किसानों के लिए एक बीमा योजना की शुरुआत की जा सकती है। सरकार के पास विशेषज्ञों की ओर से कई ऐसे सुझाव आ रहे हैं जिसके तहत किसानों को मौसम अथवा किसी और वजह से होने वाले नुकसान की स्थिति में कम से कम उनकी लागत के बराबर की बीमा सुविधा मिल सके। खेतीबाड़ी के मोर्चे पर बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर से जोर देकर कहा है कि सिंचाई की सुविधा पर ध्यान देकर खेतीबाड़ी में तुरंत बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश में विकास की बढ़ती रफ्तार का फायदा किसानों और बुनियादी ढांचे को जरूर मिलेगा। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, द सॉइल हेल्थ कार्ड, the soft loan to the sugar mills, the attempt now recently undertaken to unify the agricultural market, the launch of a 24-hour television channel to educate the farmers, and hopefully in near future a viable and a vibrant insurance. देश भर में राष्ट्रीय ऑनलाइन बाजार पर आम सहमति बनाने के मकसद से कर्नाटक में सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि कॉमन प्लेटफॉर्म होने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। तो ये राज्य का विषय है, लेकिन राज्य भी बोल रहा है कि जब तक पूरे देश में एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो इसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। एक राज्य के दीवार को पहले तोड़ना, मार्केट से मार्केट के बीच, और जब एक राज्य के मार्केट से मार्केट के बीच का दीवार जब समाप्त होगा तब उसके बाद राज्यों से राज्यों के बीच जो दीवार है उसको समाप्त करने की हमारी भूमिका शुरू होगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने सभी राज्यों का आह्वान किया कि वे कृषि विपणन में सुधार लाएं, क्योंकि कृषि विपणन गतिविधियों में सुधार किए बिना हम किसानों के उत्पादों का सही मूल्य नहीं दे पाएंगे, और ये तभी संभव है जब हम विपणन क्रांति के जरिए दूसरी हरित क्रांति को आगे लाएं। राज्यों के अंदर ही काम हो जाए तो अपने बजट में भी 200 करोड़ का हमने इसका प्रावधान किया और 585 मंडियों को भी चिन्हित किया है और उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावे सॉफ्टवेयर भी निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे और 30-30 लाख रुपया भी अलग से उनको देंगे ताकि ई मार्केटिंग की व्यवस्था वहां करा सके। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर की 585 थोक मंडियों को एकीकृत कर ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने की योजना को मंजूरी दी थी। ऑनलाइन कृषि व्यापार प्रणाली स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कर्नाटक सरकार की प्रशंसा करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों को भी इसी तरह का काम करना चाहिए। मंडियां राज्य का विषय है, इसलिए योजना पर एक राय बनाने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से कर्नाटक में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 23 राज्यों के कृषि मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्र सरकार की किसानों के हित में चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्यों के स्तर पर बेहतर तरीके से लागू करने पर विचार विमर्श किया गया। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सक्रिय रहा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में मानसून पर्याप्त सक्रिय रहा। इसके अलावा दिल्ली, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी तट, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश हुई। देश की ऐसी प्रमुख सब डिवीजन की बात करें जहां मानसून अब तक सबसे ज्यादा मेहरबान रहा है तो वे इस तरह से हैं। जम्मू कश्मीर में 66%, पश्चिमी राजस्थान में 40%,
तटीय आंध्र प्रदेश में 37%, छत्तीसगढ़ में 24% और उत्तराखंड में 22% अधिक बारिश हुई है। जहां मानसून सामान्य से सबसे कम बरसा है, उनमें गुजरात में 45%, मराठवाड़ा में 39%, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 34%, पूर्वोत्तर के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में 29%, केरल में बारिश सामान्य से 29% कम हुई है। हालांकि मानसूनी बारिश का दौर अभी थमा नहीं है और हालात सुधरने की पूरी गुंजाइश है। भारतीय खेती है मौसम आधारित। मॉनसून सामान्य से हो ज्यादा या हो सामान्य से कम तो हो जाए किसान विचलित। सही समय पर सही फसल की करे तैयारी, फिर ना मौसम हो पाए भारी। किसान भाइयों एवं बहनों, यूं तो पिछले कुछ दिनों से मॉनसून की चाल देश के कई प्रदेशों में सामान्य प्रतीत हो रही है, परंतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा इस वर्ष सामान्य से कम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम और मानसून के सामान्य से कम होने की स्थिति में कृषि विशेषज्ञों की राय क्या है? कौन कौन सी फसलें हैं जिनकी खेती के लिए आप चुनाव कर सकते हैं? किन परिस्थितियों में फसल उपयुक्त होती है और क्या है सही तरीका खेती का? इस बारे में विशेष जानकारी के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सस्य संभाग के प्रधान वैज्ञानिक की क्या है सलाह, आइए जानते हैं। अगर हम लोग बरसात की बात करें तो आजकल 2-4 दिन से या अगले आने वाले हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि कुछ बारिश कम होगी या कुछ बारिश कम हो रही है, क्योंकि बिजाई का समय जो बिजाई का समय है वो चलता जा रहा है और बारिश उस तरीके से नहीं हो रही है। जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था है उन्होंने तो उचित समय पे बिजाई कर दी है, लेकिन जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे मैदानी क्षेत्र जहाँ पर पानी की कमी है या सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वो किसान अभी भी मौसम या बारिश के ऊपर जो है वो निर्भर हैं और बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे समय में किसान असमंजस में है कि वह कौन सी फसलों का चुनाव करे। तो आज हम यही चर्चा करेंगे। अगर जिन लोगों के पास, जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था है तो वो उचित समय पे जो है वो मक्का की बिजाई कर सकते हैं। इसका समय चला हुआ है। अगर मक्का की बिजाई की बात करें तो 15 जून से लेके 15 जुलाई तक का उचित समय है मक्का की बिजाई के लिए। लेकिन जो किसान जिनके पास सिंचाई है उन्होंने कर दी है, कर रहे हैं, पर जिन भाइयों के पास, किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वो बारिश के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। तो भाइयों, अगर आने वाले समय में अगर हफ्ते 10 दिन में अगर बारिश हो जाती है या आने वाले 3-4 दिनों में शायद बारिश हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कौन सी फसल का चुनाव करें? धान की बात करें तो ये ज़्यादा पानी लेगा, सिंचाई व्यवस्था किसान के पास है नहीं उतनी, असिंचित किसानों के लिए, सिंचित क्षेत्र के किसानों के पास। तो ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प है मक्का की खेती, और मक्का की खेती को सिंचाई वाला किसान भी कर सकता है और वर्षाधारित क्षेत्रों वाला किसान भी कर सकता है। मॉनसून के सामान्य से कम होने की स्थिति में कृषि विशेषज्ञ की राय है कि मक्का की खेती सबसे बेहतर विकल्प है। मक्का की खेती के चुनाव में ध्यान देने योग्य बात और जरूरी जानकारी ये है कि मक्का की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे दाने के लिए मक्का की खेती, शिशु मक्का या बेबी कॉर्न, मीठा मक्का या स्वीट कॉर्न तथा पॉपकॉर्न। प्रत्येक मक्का की अलग अलग उन्नत किस्में हैं, जैसे दाने मक्का की उन्नत किस्में हैं PEHM 1 या 5, HQPM 1 या 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 3, शक्तिमान 5। उसी तरह से शिशु मक्का या बेबी कॉर्न की उन्नत किस्में हैं HM 4, BL शिशु मक्का, और स्वीट कॉर्न की खेती के लिए उन्नत किस्म है माधुरी। अगर आप पॉपकॉर्न की खेती करना चाहते हैं तो पॉपकॉर्न की उन्नत किस्म है अंबर पर्ल। कई तरह की प्रजातियां हैं, जैसे आपका दाने के लिए मक्का, तो अगर ऐसी कर रहे हैं आप तो आपके पास विकल्प है PEHM 1 या 5, ये आपकी उत्तम किस्में हैं। अगर आप लोग उसको हाई क्वालिटी प्रोटीन वाली मक्का लगा रहे हैं तो उसके पास है HQPM 1 या 5। दूसरी इसी में किस्में हैं शक्तिमान 1, 3, 5। अगर वो किसान भाई बेबी कॉर्न लगाना चाहता है, क्योंकि जो कुछ हमारे किसान जो हैं वो बाज़ारों से नज़दीक हैं, छोटे मोटे टाउन से नज़दीक हैं, बड़े शहरों के पास हैं, तो वो बेबी कॉर्न भी लगा सकते हैं, शिशु मक्का बोलते हैं।
तो इसके लिए जो उचित किस्में हैं वो हैं आपके पास HM4 या BL78 या BL बेबी कॉर्न। ये 2-3 किस्में बड़ी उत्तम किस्में हैं जिनको जो है किसान लगा सकता है। वहीं अगर किसान भाई चाह रहे हैं कि हम लोगों ने इसमें स्वीट कॉर्न लगानी है, इसको बोलते हैं मीठा मक्का होता है, इसके जो भुट्टे हैं वो बाज़ार में बिक जाते हैं। अमूमन 5 से 10 रुपये का भुट्टा जो है वो ये परचून बारे बाज़ार में ये बिकता है, या उसको लोग जो है उबाल कर भी जो है सूप में जो है इसको बीजों को यूज़ किया जाता है और किसान जो है अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो ऐसे में इसके लिए ये जो है वो माधुरी जो है बड़ी अच्छी किस्म है, इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा जो किसान दूर दराज के क्षेत्रों के हैं, जो मार्केट में जो है या बाज़ार में जो है शिशु मक्का का, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है 3-4 दिन में ख़राब हो जाती है, जो पेरिशेबल चीज़ है या बेबी कॉर्न है या आपका स्वीट कॉर्न है, इसको भुट्टे को नहीं पहुंचा सकते हैं, तो वो किसान दाना मक्का या हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, या तीसरा विकल्प आपके पास आ गया पॉपकॉर्न। और बाज़ार में आपको पता है कि कहीं भी चले जाइए आप लोग, पॉपकॉर्न जो है छोटा सा बैग भी 8-10 रुपये में बिक रहा है। तो ये कहाँ से आता है? हम किसान ही, भारतीय किसान ही इसको पैदा करते हैं। तो इसके भी जो है आपके पास अच्छे विकल्प हैं। आपके पास अंबर एक किस्म है, पर्ल एक किस्म है, तो इस तीन किस्मों को जो है आप लोग लगा सकते हैं। बीज ही जीवन है, उसकी शुरुआत एवं अंत अतीत के फल एवं भविष्य की आभा है। तो खेती में अच्छी पैदावार के लिए बीज की मात्रा, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी की सही जानकारी होना जरूरी है। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर बारिश कम भी है या आपके पास सिंचाई की व्यवस्था भी है, तो जैसे आपने चुनाव कर लिया, फिर आती है बीज की मात्रा। तो बीज की मात्रा के बारे में ये बताना चाहूँ, अगर आप लगा रहे हैं दाना मक्का जो बीजों के लिए, अनाज के लिए, या आप लोगों के कुक्कुट के आहार के लिए, ठीक है, या दूसरे आपके इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के लिए, तो उस दाना मक्का के लिए आपको प्रति हेक्टेयर जो है वो 20 किलोग्राम बीज जो है वो अति उत्तम, इतनी की मात्रा सफिशिएंट है। और इसको लगाना कितना है? 60 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पे, लाइन से लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी जो हो आपकी अमूमन 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात आई आप लोगों की, जो आप लोग शिशु मक्का लगाते हैं, शिशु मक्का में क्या होता है कि जैसे इसमें फूल आता है उसके तुरंत बाद इसको निकालना होता है। तो उसके लिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा मैच्योर नहीं होती क्रॉप या पकने तक नहीं इंतज़ार करना होता है, तो इसके बीज की मात्रा आपको ज़्यादा लगती है। अमूमन जो है इसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज आप लोग कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। और इसकी दूरी जो है 60 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर तक आप लोग रख सकते हैं। वो जो अगर आपने बिजाई कर दी उसके बाद आप थिनिंग करके मेंटेन कर सकते हैं। जो आपकी बात करूंगा मैं स्वीट कॉर्न की, तो स्वीट कॉर्न का जो बीज होता है वो आप लोगों का, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा होता है, मिठास होती है इसमें, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, तो ये सूखा जैसा बीज लगेगा आपको, तो इसका वजन भी कम होगा। तो अमूमन इसका जो बीज की मात्रा है वो आपका 6.5 से 7 किलो तक, अगर कम बारिश हो रही तो 8 साढ़े 8 किलो तक बढ़ा दो प्रति हेक्टेयर। और आपको तसल्ली नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि आपकी खेत की मिट्टी हल्की है, पोषक तत्व इसमें कम है, उसमें जैविक अंश कम है, या बारिश कम है, सिंचाई की व्यवस्था कमज़ोर है आपकी, तो 10 किलो तक बीज भी आप जा सकते हैं। बाद में आप लोग थिनिंग करके इसकी दूरी जो मेंटेन कर सकते हैं। इसकी जो दूरी मेंटेन करनी है आपने 75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, और पौधों के बीच और 25 सेंटीमीटर प्रति पौधे से पौधे के बीच आपने दूरी रखनी है। फिर बात आती है आपकी पॉपकॉर्न की, तो इसकी जो बीज की मात्रा लगती है वो 12.5 किलो के प्रति हेक्टेयर जो है वो उचित मात्रा है। कम बारिश हो रही है तो 15 किलो तक जा सकते हैं। और इसमें पौधा से पौधा की जो दूरी रखनी है वो आपने 60 सेंटीमीटर रखनी है, और 20 सेंटीमीटर आपने पौधे से पौधा की और लाइन के बीच में 60 सेंटीमीटर की आपने रखनी है। सही समय पर सही फसल का मौसम के अनुसार चुनाव करना जागरूक किसान की पहचान है। तो उन्नत बीज की जानकारी और बीज की मात्रा एवं पौधे और पंक्ति की उचित दूरी का ज्ञान होना अच्छी पैदावार की पहली शर्त है। सही मात्रा में पोषक तत्व बीज को मिले तो गुणवत्ता पूर्वक पैदावार होना सुनिश्चित हो जाता है। तो मक्के की खेती में पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें, कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश दें, इसके बारे में कृषि वैज्ञानिक की सलाह है। अब बात आती है पोषक तत्वों का प्रबंधन। अमूमन इन सारी जो अगर आप बात करें
तो मक्का की प्रजातियों में 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें नाइट्रोजन डालनी पड़ती है। उसके अलावा हमें 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस डालना पड़ता है और 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हमें उसमें पोटाश डालनी पड़ती है। पोटाश और फास्फोरस जो आपने बिजाई के समय ही आपने डाल देना खेत को तैयार करते हुए ही। वहीं मक्का की 1/3 या चौथा हिस्सा अपना जो है वो खेत में मिला देना है बिजाई के समय से पहले या बिजाई के समय पे। उसके बाद जो आप लोगों की नाइट्रोजन की मात्रा बची, चाहे वो 2/3 है अगर 1/3 डाल दिया है, या 3/4 अगर आपने 1/4 डाल दिया है, उसको जो है 2 बराबर भागों में आप बांट लें। और जब आपका मक्का जो है आपका 1.5 फुट तक या गोडी स्टेज तक जो है आप लोग चढ़ता है, उस स्टेज पे आप उसकी मात्रा का आधा हिस्सा डाल दें। उसके अलावा जब आपकी उसमें बालियां आती हैं, फूल वाली परिस्थितियां बनती हैं, तो उस समय पे आप जो है उसकी जो है 1/3 जो बची हुई है या 3/4 का जो आधा हिस्सा बचा होगा उसको खेत में पौधों के पास आप डाल दें। लाइनों में जब आपने लगाया होगा तो पौधों के पास जो है डाल दें, बिल्कुल पास न जाएं, इससे तने को भी नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सा दूरी पे इसको डाल दें। तो इस तरह है पोषक तत्वों का प्रबंधन हो सकता है। वहीं जिन किसानों के पास दूध वाले पशु हैं या पशु उन्होंने रखे हुए हैं, गोबर की मात्रा है, जैविक आपके पास खाद है, तो उसको भी जरूर डालें, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जो बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की इसकी ज़रूरत होती है। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए खरपतवार नियंत्रण हर फसल में जरूरी होता है। मक्का की खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? विशेषज्ञ सलाह इस प्रकार है। खरपतवार का ये गर्मियों का मौसम है, पानी होता है खेत में, तो खरपतवार भी बढ़ते हैं और ये लाइनों की दूरी बहुत ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में जो है खरपतवार खाली जगह पे आ जाते हैं। तो एट्राजीन नाम की एक खरपतवार नाशी है जिसका 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सक्रिय तत्व डालें, एक्टिव इंग्रेडिएंट डालें 750 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और जैसे आप बिजाई कर देते हैं उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर आपने इसकी छिड़काव करना है इस दवाई का 750 लीटर पानी में, और ये दवाई जो है आपके ऊपर चिप जाएगी आपके खेत की ऊपर वाली सतह के ऊपर, और जैसे खरपतवार आएंगे ऊपर दवाई को चूसेंगे और उनका खात्मा हो जाएगा। तो ये कुदरती तरीके से आपको कोई निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, आपकी लेबर बचेगी, पारिश्रमिक बचेगा खरपतवारों के नाश के लिए, और पोषक तत्व भी बचेंगे क्योंकि खरपतवार होंगे नहीं, पोषक तत्वों को खाएंगे ना, सारे से सारे तत्व जो हैं पोषक तत्व जो हैं पौधा ले लेगा, बढ़वार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी। अगर आप लोग इंटर अंतः फसल प्रणाली अपना रहे हैं, बीज की अगर स्पेस है और उसमें अगर एक्स्ट्रा आप एक फसल ले रहे हैं, चाहे वो आपका सोयाबीन है, चाहे वो आप लोगों का रौंगी है, काउपी लोबिया जिसको बोलते हैं, चाहे आप लोगों का वो माश फसल है, ब्लैक ग्राम है, उसको लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में एट्राजीन खरपतवार नाशी का स्प्रे ना करें। ये दलहनी या चौड़ी पत्ती वाली जो भी फसल होगी उसको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी स्थिति में पेंडीमेथिलिन नाम का एक खरपतवार नाशी है, उसका इस्तेमाल करें। तो उसकी मात्रा 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 750 लीटर पानी में डालें, और इन चाहे आपने मक्का लगाई है, चाहे इसके साथ जो दलहनी या तिलहनी फसल लगाई हुई है जैसे कि सोयाबीन, तो ऐसी स्थिति में आप जो है इतनी मात्रा को लें दवाई को, और बिजाई के बाद 2 दिन के अंदर अंदर पीछे की तरफ आते हुए इसकी स्प्रे करें। अब आप सोच रहे होंगे कि पीछे की तरफ आते हुए क्यों करें? क्योंकि ये एक तेलीय किस्म का खरपतवार नाशी है, इसको अगर हम लोग स्प्रे करते हुए आगे की तरफ चलते चले जाएंगे तो जब भी स्प्रे करते हैं तो इसमें एक फिल्म जैसी बनती है, हल्की फिल्म, पीलापन ली खेत में आपको दिखेगा। तो जहाँ जहाँ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, पैर रखते जाएंगे, वो फिल्म टूटती चली जाएगी, और चकतों में जहाँ जहाँ पैर रखेंगे वहाँ पर घास का जमावड़ा हो जाता है, घास निकल आता है, और हम कोसते हैं जहाँ से हमने दवाई ली होती है, या उस विभाग को जहाँ से हमने दवाई ली होती है, हमारा तरीका गलत होता है। तो भाइयों, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में हम पीछे की तरफ आते हुए स्प्रे करते जाएं, ताकि जहाँ जहाँ स्प्रे करती वहाँ पैर ना पड़े, या पाइप की जब हम लोग स्प्रे करते हैं फुट स्प्रे, तो उसकी जो हमारी ट्यूब है उसका भी रगड़ ना लगे, क्योंकि जहाँ भी रगड़ लगे वहाँ से फिल्म वो टूट जाएगी और खरपतवार आ जाएंगे। तो पीछे की तरफ आएँ स्प्रे करते हुए, आपको कहीं भी जो है वो खरपतवार नहीं नजर आएगा, अगर उचित समय उचित मात्रा में और सही तरीके से आपने खरपतवार नाशी का प्रयोग किया होगा। मक्का की भरपूर पैदावार खुशहाली और समृद्धि के खोले द्वार।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। घरेलू मिलों की अच्छी मांग से धनिया की कीमतों में पिछले सप्ताह की शुरुआत में तेजी आई थी। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की अलग अलग मंडियों में इसके भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। जूनागढ़ मंडी 7,500 से 10,360 और विसवादर मंडी में भाव 8,750 से 10,500 रुपए क्विंटल रहे। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की मंडियों में ग्वार के प्रति क्विंटल भाव कुछ इस प्रकार रहे। हिम्मतनगर मंडी में 3,500 से 4,150 रुपए, हलवद मंडी में 3,500 से 4,185 रुपए, जबकि कड़ी मंडी में 3,775 से 4,140 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। अगर आवक की बात करें तो हिम्मतनगर मंडी में 7.1 टन, हलवद मंडी में 4.7 टन और कड़ी मंडी में आवक रही 2.4 टन की। एपीडा के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2015-2016 के पहले 2 महीने यानी अप्रैल और मई में ग्वार गम उत्पादों के निर्यात में भारी कमी आई है। अप्रैल मई में देश से केवल 61,821 टन ग्वार गम उत्पादों का ही निर्यात हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2014-2015 के अप्रैल महीने में 1,18,567 टन ग्वार गम उत्पादों का निर्यात हुआ था। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।